सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। नमस्कार, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के कार्यक्रम रंगनाद में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं सुदेश शर्मा जी, जिन्होंने रंगमंच के क्षेत्र में अपनी एक अलग जगह हुई है, जो एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, निर्देशक हैं, व्यवस्थापक हैं और न जाने कितने अनगिनत प्रतिभाओं के धनी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के स्नातक हैं, हरियाणा कला परिषद के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, पंजाब संगीत नाटक अकादमी के सेक्रेटरी रहे और तमाम कल्चरल कमेटियों में वो बतौर सदस्य रहे। चंडीगढ़ में ही इन्होंने अपनी संस्था बनाई, थिएटर फॉर थिएटर, TFT, जिसके ये फाउंडर डायरेक्टर हैं। रंगमंच के क्षेत्र में बतौर अभिनेता निर्देशक लगभग 40 साल से ऊपर का इनका अनुभव है। 70 से अधिक नाटकों में इन्होंने अभिनय किया, 100 से अधिक नाटकों के निर्देशन किए हैं और देश विदेश के तमाम नाट्य समारोहों में इनकी शिरकत रही है। सुदेश शर्मा जी एक रंगकर्मी के अलावा सोशल एक्टिविस्ट हैं। सामाजिक कार्यों में इनकी अनोखी भूमिका रही है। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी सुदेश शर्मा जी के बारे में यही कहूंगा कि कारवां उजाले का राह में नहीं रुकता, कारवां उजाले का राह में नहीं रुकता। एक चिराग बुझता है तो एक चिराग जलता है। सुदेश जी ने आज तक रंगकर्म का चिराग दिया जलाने का ही काम किया है। तो आइए स्वागत करते हैं सुदेश शर्मा जी का। नमस्कार सुदेश जी, रंगनाद के इस मंच पर मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद विभांशु वैभव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में जितनी व्याख्या की है उस लायक तो नहीं है हम, लेकिन आपका प्यार है। नहीं, इतना विराट अनुभव है आपका, इतने सालों से आप सक्रिय हैं, तो आपकी एक अलग पहचान है। तो मैं चाहूंगा कि अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, जिससे कि सुनने वाले जान सकें आपकी प्रतिभा के बारे में, आपके अनुभव के बारे में। तो मैं एक अजीब से एकदम एब्रप्ट सवाल से शुरू करता हूँ बातचीत, फिर मैं आ जाऊंगा आपके अपने पुराने जहाँ से सिलसिले शुरू हुए हैं। निर्देशन या अभिनय, आनंद किसमें? वैभव जी, जो आनंद जो है शुरुआती दौर में तो मुझे अभिनय में आता था, फिर उसके बाद परिस्थितियों के हिसाब से निर्देशन में आना शुरू हुआ और अब जो है एक आयोजक के तौर के ऊपर मुझे ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि रंगमंच एक ऐसी संस्था है या एक ऐसे छोटे छोटे संस्थान है या एक कला व संस्कृति का एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोगों में विचरते हैं, लोगों में हम भ्रमण करते हैं। और मेरा भ्रमण बड़ा छोटा सा है, मेरा दायरा, मैंने अपने आप को जो कंसंट्रेट किया हुआ है वो केवल चंडीगढ़ के ऊपर किया हो। और आपने ये जो वेबिनार शुरू किया हुआ है, इसके लिए मैं पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष रविशंकर खरे जी का धन्यवाद करता हूँ, उनकी समस्त टीम का धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ आजकल इस महामारी के कालखंड के बीच में हम सभी कलाकार अपने दर्शकों से दूर हैं और हम सब की आपस में कोई कनेक्टिविटी में एक बड़ा विघन आया हुआ है। आपने इस वेबिनार के माध्यम से उस विघन को दूर करके हम सबके साथ जो है एक नया माध्यम जो ऑनलाइन है, इसके साथ
हम सब की कनेक्टिविटी बनी है, इस सब के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। भारतेंदु नाट्य अकेदमी का लखनऊ का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले कि हम रंगमंच के बारे में जो बात चल रही थी उसको आगे कंटिन्यू करते हुए, मैं चंडीगढ़ के रंगमंच के साथ एक छोटी सी ब्रीफ इतिहास जो है, क्योंकि ये चंडीगढ़ का जीवन अपने आप में 60 बरस का है। 1950 में यह इसकी परिकल्पना की गई और 1960 में ये बना। आज 2020 और लगभग 60 साल 65 साल की इसकी कुल आयु है। तो उसके लिए यहाँ आज चंडीगढ़ का जो मुझे लगता है दर्शक और इसके जो रंगकर्मी है या जो इसकी थिएटर एक्टिविटी है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इसका अपना एक आयाम है। इसने एक छोटी आयु में बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा आयाम बनाया है और उसके मूलभूत कारण को भी अगर हम समझेंगे तो मुझे लगता है कि उसकी थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि डिटेल जरूर देनी चाहूंगा, ताकि आपके माध्यम से जितने भी रंग प्रेमी है, कला प्रेमी है, और उन तक यह बात पहुंचे कि जो पंजाब का रंगमंच है और जो चंडीगढ़ का रंगमंच है, ये पहले पंजाब का हिस्सा था। क्योंकि जो पंजाब है, पंजाब की जो पहले सांस्कृतिक जो शहर था वह लाहौर था विभाजन से पहले, और विभाजन के बाद 1947 का बंटवारा हुआ। वह दर्द हम सब लोगों ने बर्दाश्त किया, उस पीड़ा से हम गुजरे, और उस पीड़ा के बाद जो पंजाब की राजधानी थी, कैपिटल थी, वह लाहौर थी, वह हिंदुस्तान से छूट गई। तो सबसे पहले पंजाब की ये समस्या थी कि इसकी राजधानी कहाँ पर स्थापित की जाए। वह अमृतसर में की जाए, वह जलंधर में की जाए, वह अंबाला में की जाए, वह करनाल में की जाए, या वह शिमला में की जाए। क्योंकि उस समय महापंजाब का विघटन हुआ, दो, एक पाकिस्तान में चला गया, एक भारत में रह गया पंजाब, हम उसे भी महापंजाब बोलते हैं। और उस समय फिर 1950 में इसकी परिकल्पना हुई कि क्यों ना एक जो है आधुनिक शहर का विकास किया जाए, निर्माण किया जाए। और 1950 में इसकी परिकल्पना हुई और लगभग 10 सालों के बीच में यह जो है चंडीगढ़ शहर का विकास हुआ। उन्हीं दिनों जब 1960 में लगभग यह बनकर तैयार हो चुका था और यहाँ जो लोग रहते थे, यहाँ पर इस शहर को निर्माण के लिए जो लोग आए वह हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर आए, और वही लोग यहाँ पर अब धीरे धीरे वसनीक हो गए, यहाँ के सिटीजन हो गए इस शहर के। तो इसलिए हम यह भी मानते हैं कि इसकी संस्कृति में, इसकी कल्चर में इन सब का मेल है। जब यह शहर का निर्माण हुआ 1960 में और 1961 के बीच में, रविंद्रनाथ टैगोर की जो है शताब्दी समारोह शुरू हुए और केंद्र सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम के ऊपर कुछ जो है सभागार जो है बनाए जाएं, उनका निर्माण किया जाए। और यह नया शहर उस समय बन रहा था। 1961 में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे एडिटोरियम टैगोर थिएटर के नाम का उसका निर्माण हुआ, और जो लगभग 1962 और 63 में वह शुरू हो गया। उस वहां पर प्रथम प्रस्तुति वहां पर ऐसा होनी शुरू हो गई। लेकिन 1966 में जो है इस पंजाब का विभाजन फिर हुआ।
1 नवंबर 1966 को इसका हिस्सा हरियाणा एक बन गया और जो चंडीगढ़ है वह यूटी प्रदेश बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया चंडीगढ़। और सितंबर 1971 में इसका फिर विभाजन हुआ। इसमें से हिमाचल अलग हो गया और हिमाचल की राजधानी शिमला हो गई। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा का केंद्र शासित राज्य जो है, दोनों की राजधानी के रूप में आज तक विकसित हो रहा है। और इस दौरान पंजाब ने सबसे ज्यादा, पहले भी, आजादी से पहले भी जितने भी युद्ध हुए उसका सामना इस धरती ने किया। इस दौरान हमने 1962, 1965, 1971 का युद्ध का वह समय देखा और उसके बाद 1980 से लेकर 1995 तक हमने पंजाब में आतंकवाद के काले बादल देखे, काला साया देखा। वह समय, जिस समय सूर्यास्त के बाद पंछी तो क्या, व्यक्ति भी कहीं जो है नहीं चल पाता था, वह एक ऐसा दौर है। तो कुल मिलाकर अगर 1995 के बाद कुछ समय सामान्य होना शुरू हुआ तो वह आज तक हम मानते हैं कि इन 20-25 साल के बीच में यह रंगमंच ने जितनी उन्नति इस प्रदेश में की है, इस शहर में की है, शायद मुझे लगता है भारत के किसी और हिस्से में नहीं हुई होगी। और इसमें सिर्फ एक जो है वह कि अभी रंगमंच टिकट के ऊपर यहाँ पर नहीं विकसित हुआ है, वह पूरे उत्तर भारत में नहीं है। तो इसलिए ये कमी मुझे लगता है शहर के साथ पूरे अपने सब रंग कर्मियों की है। इसके अलावा रंगमंच के तौर के ऊपर जब यह शहर विकसित हुआ, उसी समय यहाँ कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है उसका निर्माण हो गया, एक म्यूजियम का निर्माण हो गया। 1970-71 के बीच में पंजाब यूनिवर्सिटी के बीच इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट की स्थापना हुई और पटियाला यूनिवर्सिटी के बीच में टेलीविजन और थिएटर डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। मुझे लगता है कि इसके बाद जैसे 1959 में एनएसडी की स्थापना हुई, इसी तरह हमारे यहाँ भी इन जो है इसका विद्या के तौर के ऊपर, एकेडमिक तौर के ऊपर यह संस्थान शुरू हुए। इसके साथ थोड़ी सी रंगमंच की एकेडमिक तौर के ऊपर सब कलाकारों में समझ बढ़नी शुरू हुई और उनकी वर्कशॉप के माध्यम से, उनके प्रशिक्षण के माध्यम से थोड़ा सा रंगमंच में और विकास हुआ, गति हुई, गति पकड़ी। हम ये समझते हैं कि गति का एक चलना शुरू हुआ सबके साथ। लेकिन ये कुछ दौर इस तरह का था कि दर्शक जो है रंगमंच से टूट चुका था। 80 का दशक, 90 का दशक पंजाब में आतंकवाद का था, तो बाकी जगह के ऊपर यही था कि उस समय मीडिया का प्रसार हो रहा था, दूरदर्शन आ रहा था, दूरदर्शन के धारावाहिक शुरू हो गए थे, लोग अपने घरों में टीवी के साथ जो है चिपक कर बैठ गए थे और दर्शक जो है सभागारों में नदारद होना शुरू हो गया। यही सिलसिला और आगे 4 साल तक हम मानते हैं कि यह चला। लेकिन इससे पहले एक और छोटी सी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से अपने पूरे रंग जगत के जानकारी में लाना चाहता हूँ। इन सब जितने भी, चाहे वह युद्ध का है, चाहे वह बंटवारे का है, चाहे पंजाब के बंटवारे में से हरियाणा निकला, हिमाचल निकला, एक यूनियन टेरिटरी हुई, इसके अलावा एक और दुखद घटना भी है। और यदि वह ना हुई होती तो मुझे लगता है कि आज पंजाब का रंगमंच विश्व में सर्वोपरि होता।
जिस चंडीगढ़ की मैं बात करता हूँ, जिसकी परिकल्पना 1950 में हुई, और एक शहर इस तरह का, एक कलाकारों का शहर, एक विकसित हुआ। लाहौर और अमृतसर के बीच, लाहौर से भी उसकी जो है दूरी 20 किलोमीटर की थी, और अमृतसर से भी उसकी दूरी ठीक 20 किलोमीटर की थी। अमृतसर और लाहौर का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर्स का है। इन दोनों के बीच 20 किलोमीटर के ऊपर एक कला जगत वालों का एक शहर विकसित हुआ, जिसको गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी के उन्होंने उसका निर्माण किया, उसकी स्थापना की। और उस जगह के ऊपर आप कल्पना कीजिए, मैं कुछ नाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो आपकी जानकारी में होगा कि वह किस तरह का शहर विकसित किया। उस शहर में चंडीगढ़ जैसी प्लानिंग थी, किसी भी घर के बीच में किचन नहीं थी, एक कम्युनिटी किचन थी बीच में, कोई चार दीवारी नहीं थी, सब खुले थे घर, और सब अच्छे वेल प्लान्ड मॉडर्न डिजाइन के बने हुए थे। यह विकसित हुआ था 1930 से 1940 के बीच। और इस जगह में रहने वाले लोग थे, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी संस्थापक थे इस जगह के, इस संस्थान के। वह प्रीतलड़ी एक मैगजीन भी निकालते थे, और इसमें अमृता प्रीतम जी वहां थे, फैज अहमद फैज साहब वहां थे, साहिर लुधियानवी जी वहां थे, बलराज साहनी जी वहां थे, शिव कुमार बटालवी वहां थे, लोक गायिका सुरिंदर कौर वहां थी, और पंजाब रंगमंच के संस्थापक, इंडियन थिएटर के संस्थापक बलवंत गार्गी वहां थे। बलवंत गार्गी का पहला नाटक 1944 में उसी स्थान के ऊपर लिखा गया था, बलदे टिब्बे, जो पंजाबी क्लासिक में आज उसकी गिनती होती है। तो आप इमेजिन कीजिए, चला सचदेव वहां पर थी। आप कल्पना कीजिए कि वह कितना बड़ा साहित्यिक केंद्र था। लेकिन दुर्भाग्य के कारण 47 की जो एक लकीर खींच दी गई विभाजन की, उस विभाजन के बीच वह जो है प्रीतलड़ी जगह है, पाकिस्तान के बीच में चली गई, और वहां पर जो मारकाट हुई, आगजनी हुई, और 15 दिन के बाद वह प्रीतनगर जो है भारत का हिस्सा डिक्लेयर हो गया। आज वो भारत का हिस्सा है, बॉर्डर एरिया के ऊपर है। शीला भाटिया जी का बड़ा नाम है, वह भी वहां की सदस्य थी, वहां रहती थी, वहां काम करती थी। और पार्टीशन के बाद ये सब लोग, क्योंकि यह हिस्सा शुरू में आ गया कि ये पाकिस्तान में चला गया, ये सब लोग माइग्रेट होकर दिल्ली में आ गए। शीला भाटिया जी का वहीं दिल्ली में जो है रंगमंच शुरू हो गया, और बाकी लोग जहां जहां जिस जिसको जगह स्थान मिली, फैज साहब वहां चले गए, साहिर साहब मुंबई की तरफ आ गए, और बलराज साहनी जी भी मुंबई की तरफ आ गए। तो जहां जहां जिसका फिर काम काज उस समय की जरूरत थी, तो वहां मिला। तो हमें लगता है कि अगर यह दुर्भाग्य ना होता पंजाब के साथ, तो आज पंजाब का रंगमंच की कुछ और स्थिति हो। वैसे भी हम ये मानते हैं कि पंजाब का रंगमंच का जो इतिहास है, वो लगभग 100-125 साल हम मानते हैं कि 1900 लगभग 10, 12, 13 के बीच में एक आयरिश लेडी जो है नोरा रिचर्ड आई लाहौर के बीच में। उनके पति वहाँ प्रोफेसर थे, वह उनकी पत्नी नोरा रिचर्ड ने थिएटर वह वहाँ आयरिश में इंग्लैंड में करती थी, तो उन्होंने यहाँ करना शुरू किया। इंग्लिश में नहीं हुआ तो उन्होंने अपने कॉलेज में जो है नाटक लेखन का कंपटीशन रखा। एनसी नंदा जो है वह फर्स्ट आए, तो उनके माध्यम से फिर उन्होंने पंजाबी रंगमंच की, हम मानते हैं कि यहाँ से शुरुआत।
यहाँ से चलते हुए फिर यहाँ चंडीगढ़ जो है एक नव निर्माण जो है शहर, इस शहर की हम बात करते हैं कि यह 1995 तक 3 युद्ध और उसके बाद कारगिल का, उसके बाद आतंकवाद का साया और यथास्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं थी रंगमंच की। और जिस तरह से मुझे लगता है कि सब जगह पर ऐसी रही होगी उस कालखंड के बीच, जो एकेडमिक तौर के ऊपर विद्यार्थी पास आउट होते थे, चाहे वह पटियाला यूनिवर्सिटी से हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से पास आउट होते हों, लेकिन रंगमंच में रोजगार ना होने के कारण वह लोग अपना मुंबई की तरफ या किसी और माध्यम की तरफ जो है चले जाते थे, समय की नजाकत को देखते हुए। वही समय आज तक रेगुलर चलता आ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ रंगमंच की हर जगह, जैसे कि हम मानते हैं या मैं मानता हूं कि रंगमंच जिस जगह भी हो रहा है, एमेच्योर थिएटर, शौकिया रंगमंच के तौर के ऊपर ही ज्यादा पनपा है, प्रोफेशनल तौर के ऊपर कम पनपा है। दूसरी ओर मैं प्रोफेशनल रंगमंच भी उसे मानता हूँ कि जब आप रंगमंच के माध्यम से अपना जो है जीवन यापन कर रहे हो, आपकी रोजी रोटी चल रही हो, तब मैं मानता हूँ कि यह रंगमंच प्रोफेशनल तौर के ऊपर है। यदि कोई रंगमंच की पीएचडी करने के बाद कहीं अध्यापक बन गया और वह बच्चों को पढ़ा रहा है, तो हम यह नहीं कह सकते कि वह प्रोफेशनल थिएटर कर रहा है। वह अपनी जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन वह थिएटर नहीं कर रहा। इस तरह से कोई टेक्निकल तौर के ऊपर किसी जगह के ऊपर एक आध कहीं नौकरी है, वहां कर रहा है, तो हम उसको प्रोफेशनल थिएटर नहीं मानते। या साल में एक आध बार कभी हम भी ऐसे ट्राई कर लेते हैं टिकट के ऊपर। मान लीजिए हमने 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में एक नाटक टिकट के ऊपर कर दिया, तो क्या हम प्रोफेशनल की गिनती में आएंगे? हरगिज नहीं आएंगे। मैं नहीं मानता। मैं बिल्कुल इसमें किसी तरह का अपने आप को नहीं समझता कि हम, जब तक मेरी रोजी रोटी, मेरे कलाकारों की रोजी रोटी इस पर नहीं चले और फिर प्रोफेशनल नाटक के माध्यम से मुझे अगर कोई दूसरा संस्थान, सरकारी संस्थान बुलाता है और वो मुझे 1.5 लाख 2 लाख जो है रेम्युनरेशन देता है, और मैं उसको भी प्रोफेशनल फीस नहीं मान, क्योंकि वो सरकारी संस्थान से आई, या कोई प्राइवेट ग्रुप या कोई लखनऊ का दर्पण अगर मुझे बुलाता है, क्या वो मुझे इतने पैसे देता है? तो मैं ये मानता हूं कि जब तक ऐसा समय नहीं आता, तब तक हम यह मान सकते हैं कि यह प्रोफेशनल नहीं है। हो सकता है इस देश में दूसरी अलग अलग जगहों के ऊपर ऐसा होता हो, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। बंगाल में होता होगा, महाराष्ट्र में होता होगा, असम में मोबाइल थिएटर के बारे में सुना है, देखा नहीं है। तो ऐसा बहुत सा जगह होता होगा, वह कितना सफल है, कितना असफल है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे अपना पता है, या मुझे अपने इस क्षेत्र के बारे में पता है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में मैं इसको मानता हूं कि प्रोफेशनल थिएटर नहीं होता, टिकट के ऊपर नहीं होता। कोई भी रंगकर्मी टिकट के ऊपर जो है इनकम प्राप्त करके अपना जीवन यापन नहीं कर रहा। यह हमारी जो है त्रासदी रही है आजादी के बाद की। चाहे हमें वो ग्रांट सरकारी तौर के ऊपर किसी भी माध्यम से मिले, उस माध्यम से जो है यह रंगमंच चल रहा है, पनप रहा है। लेकिन इस सारे रंगमंच को मैं शौकिया रंगमंच की दृष्टि से ही इसका आकलन करता हूं, इसको देखता भी हूं और अपने आप को भी उसी फ्रेम में मैं मानता हूं। अब देखिए, ये दिक्कत तो पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी रंगमंच की अगर आप बात कर रहे हैं तो रोजी रोटी का जरिया नहीं बन पाई है। जिस प्रोफेशनलिज्म की आप बात कर रहे हैं, वो इतने सालों से हम बात करते हैं, चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, लेकिन हमने कोई उसको रोजगार का माध्यम हम नहीं बना पाए। इसीलिए लोग विखंडित होके
विस्थापित होके अलग अलग माध्यमों में जा रहे हैं। फिल्मों की तरफ क्यों रुझान? आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक्टिंग का सेंटर है, लेकिन लोग क्या करें? रंगमंच करने के लिए उनको वो चीजें मुहैया नहीं हो पाई हैं जिसमें रह के वो प्रोफेशनल थिएटर कर सकें या अपना परिवार चला सकें। तो इसलिए लोग अपना जरिया ढूंढ ढूंढ के जा रहे हैं। ये जो ट्रेजेडी, जो आप त्रासदी की बात कर रहे हैं, ये हर पूरे हिंदी क्षेत्र की है, हिंदी रंगमंच की है जी। हाँ वैभव जी, मैं मतलब इसे बुरा भी नहीं मानता, वो सबकी अपनी कड़वी सच्चाई है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, कई बार इस बात के ऊपर भी तकरार रहता है, शौकिया रंगमंच और प्रोफेशनल रंगमंच, क्योंकि हमें इस जगह पर ये समझ नहीं आता, हम सही ढंग से इसको परिभाषित नहीं कर पाते। मेरा कहने का भाव यह है कि जो रंगमंच मैं कर रहा हूँ, जो रंगमंच मैं यहाँ बैठकर देख रहा हूँ, मैं उसको कदाचित प्रोफेशनल नहीं मानता। उनका एटीट्यूड प्रोफेशनल हो सकता है, उनकी परफॉर्मेंस का लेवल प्रोफेशनल हो सकता है, लेकिन वह शौकिया तौर के ऊपर जीवन यापन करते हैं, मेरा ये भाव। अब मैं इसके बाद अगले रंगमंच की बात करता हूँ कि बीच में मैं आपको रोकूंगा सुदेश जी। आपने इतनी खूबसूरती से, मतलब एक खूबसूरत शहर चंडीगढ़ के इतिहास के बारे में पूरा इतना ब्यौरा दे दिया। और जो शहर आपने बताया ना, वो प्रीतनगर, प्रीतनगर, वो तो मतलब सुन के एक सपने जैसा लग रहा है। मतलब इतने ख्याति प्राप्त लोग, इतने हुनर वाले लोग एक साथ इकट्ठे हो कि ऐसे शहर में रहते, तो उसकी क्या बुलंदी होती। आज मतलब ये सोच के ही मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मतलब क्या आलम होता है उसका। तो ये जो विखंडन हुआ है, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। ये मतलब पंजाब की त्रासदी नहीं है, पंजाब क्षेत्र की त्रासदी नहीं है, ये पूरे रंगमंच जगत की त्रासदी है, पूरे हिंदुस्तान की त्रासदी है। वैभव जी, अभी आपने जिस तरह से बात की, सच में मेरे भी जो है रोए खड़े हो चुके हैं कि अगर आप कभी मौका मिले आपको उस जगह का दर्शन करने का, वो भारत में है, बॉर्डर के 2 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर है, कि वह जगह आज रंगमंच का मक्का होनी चाहिए थी, वह रंगमंच का गोल्डन टेम्पल होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। चलिए, भगवान कभी ना कभी ऐसा होगा जब सब लोगों के तक आपके माध्यम से ये बात पहुंचेगी कि यह भी एक जगह थी, यह भी एक संस्थान था, यह एक शहर था। उस शहर को अब गांव का भी परिभाषित किया जाता है। तो जब कभी देखने का मौका मिले, जहां आप अमृतसर में गोल्डन टेम्पल देखने जाओ, तो कभी उस जगह के ऊपर भी सब लोग जाएंगे, तो मुझे लगता है कि अपने आप जो हमारा रंगमंच का या रंग कर्मियों का जो प्रचार माध्यम है, वो माउथ पब्लिसिटी है। और इसी माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि वो फिर कभी मक्का बने वहाँ का, और वह गोल्डन टेम्पल बने वह कलाकारों का, रंग कर्म का, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े लोगों ने अपने खून पसीने से उसे सींचा है। अब 1995 तक हम काले दिन रहे, काले साए में रहे, रंगमंच होता था, बहुत इक्का दुक्का कोई नाटक भर होता था, उसका एक शो होता था, दर्शक जो है निदारद था, इस रंगमंच से दूर था। और उस समय एक मुझे लगता है कि पूरे देश भर में लहर एक उठी उस समय के बीच में, क्योंकि शताब्दी का अंत था 20वीं का और 21वीं का उदय होना था। तो एनएसडी में 98-99 के बीच में भारत रंग महोत्सव का आयोजन होना शुरू हुआ, और इस तरह सब लोगों के बीच में अपनी अपनी जगह के ऊपर अपने अपने रंग कर्म को लेकर एक नई योजना, एक नई सोच पनपी उस दौरान। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सारा समय पदार्थवादी सोच के पीछे भाग पड़ा था, और लेकिन कलाकार अपनी जगह जस का तस खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, देख रहा था, जैसे कोई व्यक्ति धुंध के बीच में देखने का प्रयास करता है, अपना राह ढूंढता है।
उस राह को रंगकर्मी भी अपना ढूंढ रहे थे। तो हमें भी ऐसा लगा कि चंडीगढ़ में भी किस तरह से यह पनपया जाए। हमने 1988 में इसकी स्थापना की, थिएटर फॉर थिएटर के माध्यम से, टीएफटी के माध्यम से। उस समय जो मैंने आपसे बताया कि पंजाब के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, और क्योंकि उसी दौरान 1985 में ज़ोनल सेंटरों का निर्माण हुआ, तो पटियाला में भी ज़ोनल सेंटर का निर्माण हुआ। तो उसमें यह बात भी थी इसके पीछे, बिहाइंड द कर्टन, कि अगर इस समस्या का कोई समाधान है तो वह संवाद है। संवाद अगर हो सकता है तो वह रंगमंच के माध्यम से हो सकता है, कि वह रंगमंच के लोग अपने लोगों के बीच जाएँ, गाँव-गाँव जाएँ और एक संवाद का वातावरण पैदा करें। वह उन्होंने पैदा किया, और मुझे लगता है कि उसी के प्रभाव से रंगमंच शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के साथ यह जो है निरस्त हुआ, वह दौर खत्म हुआ, वह गुज़र गया। अब उसके बाद था कि रंगमंच कैसे चले, दर्शक कैसे पहुँचे? सरकार की योजनाएँ एक संस्था के लिए शायद साल में 1 बार के लिए होती होगी, जो अपर्याप्त है, सब जगह के लिए है ये नियम कानून। तो दर्शक के माध्यम से जो है रंगमंच चलना चाहिए। इस तरह कंपनी थिएटर आने पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने पर, जब कंपनी थिएटर का हिंदुस्तान में आया, कि वह अपने अंग्रेज अधिकारियों के लिए रंगमंच करते थे, चाहे वह शेक्सपियर थिएटर करते थे। उसी दौरान जो है कुछ व्यवसायी लोगों ने पारसी रंगमंच का निर्माण किया, जो मुझे लगता है 1950 से लेकर 1850 से लेकर 1950 का जो 100 साल का कालखंड है, उस दौरान वह विकसित हुआ। उसमें बहुत राधेश्याम कथावाचक और अ, बेताब जी जैसे बहुत लोग ऐसे हुए जिन, आकाश कश्मीरी, जी, तमाम जी, ऐसे आगा लोग। अशरफ कश्मीरी जी। तो ऐसे लोग हुए जिन्होंने, मुझे लगता है कि वह रंगमंच का काम किया। यह भी दुर्भाग्य है कि वह उसका एकदम पतन हो गया, एकदम उसका अंत हो गया, क्योंकि समझ में नहीं आ पाया कि आज़ादी के बाद ये क्या हुआ। इस खोज के लिए, उस शताब्दी नई में आने के लिए, 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के लिए 88 में हमने यह ग्रुप बनाया। इस ग्रुप के माध्यम से हम भी साल में 1 आध नाटक ऐसा करते थे। लेकिन आप जानते हैं, वह कोई भी जगह हो, कोई भी रंगकर्मी हो, सबके लिए समस्या एक जैसी है। हम सबकी पीड़ा एक जैसी है कि कौन-सा नाटक करेंगे, किस जगह पर करेंगे, रिहर्सल कहाँ पर करेंगे, इसका सेट या इसकी जितनी भी बाकी चीज़ है कहाँ से पैदा करेंगे, इसके कॉस्ट्यूम कहाँ से बनाएँगे या किससे माँगेंगे। कि हमारे पास कोई भी इस तरह का बैंक नहीं है कि मुझे अगर कॉस्ट्यूम चाहिए तो आपके बैंक से मुझे मिल जाए अपनी प्रोडक्शन के लिए। मुझे अगर सेट चाहिए तो आपके यहाँ से मिल जाए। अगर मुझे म्यूज़िक रिकॉर्डेड चाहिए तो आपके बैंक से मिल जाए। इस तरह की सुविधा कम थी, लेकिन हम लोग अपने-अपने तौर के ऊपर कभी आकाशवाणी से, कभी कहीं से, इस तरह के ये करते रहते। तो 99 में हमें ये लगा, और लगने के बाद हमने एक माउस ट्रैप नाटक के बारे में भी सुना, जो 1956 में इंग्लैंड में हो रहा था और आज तक हो रहा है। अभी कोरोना कालखंड के दौरान उसके कुछ शो जो है बंद हुए हैं, लेकिन वह चलता रहा है, और शायद जब यह कालखंड ठीक होगा महामारी से, और मुझे लगता है वह फिर शुरू हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे मुझे मेरे ध्यान में आता है कि ऐसा कुछ होगा। जब हमने उसके बारे में जाना, एक बड़ी हैरानी हुई। एक नाटक लगातार इतने साल से हो रहा है और दर्शक देखने के लिए आता है। ये हमें एक क्यों मिला? हमारी अपनी टीएफटी। हमने सब अपने ग्रुप के बीच में
चर्चा परिचर्चा के दौरान इस विषय को लिया और इस विषय के ऊपर सोचा। एक नाटक जब हम करते हैं तो अगली बार पूछते हैं कि अब नया नाटक कौन सा करने वाले हैं। तो हर साल नया नाटक करते रहे 3 महीने 4, लेकिन एक शो के बाद बंद। तो उस समय हमने ये अपने आप में एक कमिटमेंट कर ली कि कोई भी नाटक करेंगे कम से कम उसके 100 से कम मंचन नहीं होने चाहिए। और वो कैसे होंगे, हमें ही उसका आयोजन करना पड़ेगा। हम ही उसके ऑर्गेनाइजर हैं। हमें सरकार की तरफ उतना ही देखना है जितना वो फैसिलिटेट इजीली कर सकते। हमें उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। तो इसलिए हमने एक नाटक चुना, कोर्ट मार्शल। और उस कोर्ट मार्शल में एक और कारण था, कोई महिला पात्र नहीं है। अब तो जब हम उसका मंचन करते हैं तो अब उसमें 3 महिला पात्र हमने की हुई है, मेन रोल जो करती है, क्योंकि अब आर्मी के बीच में भी कमीशन जो है फीमेल होनी शुरू हो चुकी। इस समय ये 95 वैसे में आपने लेकर उसको अपडेट कर लिया उसमें महिलाओं को तो डाल के। जी जी। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। उस 99 का जब हम कहते हैं कि शताब्दी का अंत था, नई सूर्य का उदय था, तो हमने भी सोचा कि हमें भी एक नई सवेर करनी पड़ेगी रंगमंच में। तो हमने वह शुरू किया। और आप यकीन मानिए, पहले तो जगह नहीं मिलती थी। 1 साल के लिए कौन जगह दे, और उसका किराया कहाँ से। तो 1975 में पंजाब आर्ट काउंसिल नाम की जगह बनी, जिसका बाद में मैं सचिव भी रहा। तो वहां पर एक ओपन एयर था, ओपन एयर भी नहीं, हम कह सकते कि एक छोटा सा थड़ा था, प्लेटफॉर्म था। तो हमने कहा कि हम यहाँ पर कर सकते हैं, और एक हेलोजन लाइट के बीच में ही कर देंगे, ताकि आपका बिजली का खर्च। तो वो हमने साहब शुरू किया। आप यकीन मानिए, 2000 के बीच, 1 साल के बीच 365 दिन होते हैं। 225 दिन उस नाटक का लगातार मंचन हुआ बिना रुके। क्या बात, क्या बात, ऐतिहासिक काम है सर। ऐतिहासिक काम। और जो बीच में दिन नहीं हुआ मंचन, हमें उसका खेद है, लेकिन हम कर नहीं सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? वह खुला रंगमंच के ऊपर होता था, एक प्लेटफॉर्म था छोटा सा। और जो थे, बहुत भीषण गर्मी के दिन थे, दिन दिनों हो नहीं पाता था। बारिश के 2 महीने नहीं हो पाता था। जैसे ही लाइट चलती थी, मच्छर वगैरह सामने आ जाता था। और बहुत सर्दी के दिन, जिन दिनों धुंध फोग होती है, बाहर ओपन में आप बैठ नहीं सकते, देख नहीं सकते। मुझे लगता है इन 100 दिनों को छोड़कर हमने लगातार नियमित तौर के ऊपर की। और आप यकीन मानिए, उससे जो दर्शक टूटा हुआ था, वह दर्शक जो एक नाटक की जान है, जिसके लिए हम करते हैं, जो हमारा भगवान है, जो हमारा खुदा है, हमें इस नई सदी के पहले सूर्य की पहली किरण में वह मिल गया। और इसको हमने निरंतर किया। एनएसडी हम बीच में जब भरंगम होता था देखने आते थे भारत रंग महोत्सव। तो सुबह हम आते थे, शाम को नाटक देखकर वापस चंडीगढ़ की ओर चल पड़ते थे। तो अगले दिन का शेड्यूल है, ठीक है, नहीं तो फिर दोपहर में चलते थे, रात का शो देखते थे, देखने के बाद वापिस। ऐसा क्रम चलता रहा। और ये क्रम मुझे लगता है कि हमने 2-3 साल ऐसे चलाया। अब देखिए साहब, उस 2000 से पहले इस शहर में कोई वर्कशॉप नहीं होती थी, कोई फेस्टिवल नहीं होता था,
अगर कोई सरकारी तौर के ऊपर कोई इक्का दुक्का हुआ है तो उसका कोई मुझे लगता नहीं कि जिक्र करने की जरूरत है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ। तो 2000 हमने सोचा कि यह भी काम चंडीगढ़ में होना चाहिए। अब हमारा दर्शक परिपक्व हो चुका है, अब इसे कुछ नई चीजें दिखाने की जरूरत है और वह हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। तो हमने 2004 में 3 दिन का फेस्टिवल शुरू किया और अब जो है लगातार 17 साल हो गए, बीच में एक साल नहीं हुआ 2007 के बीच, क्योंकि उस समय टैगोर थिएटर रेनोवेशन के लिए पुल डाउन कर दिया गया था, उसका पुनः निर्माण हुआ, तो वह साल खाली गया। और वह नाटक हम विंटर फेस्टिवल के नाम पर करते हैं। अब वह फेस्टिवल 3 दिन से शुरू हुआ और 30 दिन तक की उसकी गरिमा है, 30 दिन लगातार चलता है। 2 साल इस 30 दिन के महाकुंभ में वीएनए भी पार्टिसिपेट कर चुका है, अपनी प्रस्तुतियां दे चुका है। तो इसलिए वहाँ के विद्यार्थी और वहाँ के जितने भी संस्थापक से लेकर सभी कर्मचारियों ने वह उस फेस्टिवल को अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं उसका कुछ ज्यादा कुछ विशेष नहीं कह सकता। जो दिन सुबह 10 बजे शुरू होता था और उसके बीच में अगर हम रंगमंच के ऊपर बात करें वर्कशॉप्स की, हर तरह की वर्कशॉप होती थी, टेक्निकली होती थी, फोक के ऊपर होती थी, क्लासिकल के ऊपर होती थी और जितनी भी हमारी विधाएं हैं स्टोरी राइटिंग के ऊपर होती थी। वह वर्कशॉप के अलावा फिर किसी ना किसी पर्सनैलिटी के साथ जो है एक रूबरू जो परिचर्चा होती थी और शाम को नाटक, नाटक के बाद सुबह 10 से रात 9 बजे का यह लगातार कार्यक्रम चलता था। और उसमें फिर हमने तीनों अंग इसके जोड़े। ये कला का कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो नाटक है, इस नाटक में सभी कलाओं का समावेश है। मोटे तौर के ऊपर अगर हम इसके 3 हिस्से करें, पहला लिटरेचर, साहित्य इसका रूप, दूसरा इसका जो फाइन आर्ट का, विजुअल आर्ट का और तीसरा परफॉर्मिंग आर्ट का। तो परफॉर्मिंग आर्ट में तो सभी आगे आपके डांसेस आ गए, क्लासिक आ गए, फोक आ गए, इस तरह की वर्कशॉप्स आ गई। और विजुअल में हर रोज या 2 दिन बाद किसी अच्छे प्रोमिनेंट पेंटर की पेंटिंग होती थी, एग्जीबिशन और वर्कशॉप भी होती थी नए बच्चों के सीखने के लिए, स्कूल वालों के लिए, ताकि हमें नया दर्शक भी पैदा करना है, नए वर्ग तक पहुंचना है, एक नई पौध तैयार करनी है अपने आप। और फिर साहित्य तौर के ऊपर किसी ना किसी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की, साहित्यकार की, उसकी उसके साथ इंटरेक्शन, उसकी कोई बुक किताब का विमोचन और ये सारे कार्यक्रम लगातार सुबह से शाम तक चलते। और वह भी इस साल नहीं हो पाया और पिछले साल वह हुआ था, उसी के बाद जो है कोरोना शुरू हो गया था और कोरोना के बाद आज तक हम इस दंश में चल रहे हैं। ये विंटर फेस्टिवल के नाम पे होता था। विंटर फेस्टिवल का नाम इसलिए भी था कि बहुत सर्दी होती थी। उस समय हमारे इस शहर की ये धारणा थी कि नाटक, मुझे लगता है सब जगह की ऐसी धारणा होगी कि नाटक करने का समय बहुत कम रहता है। कम का मतलब कि सीजन नहीं होता है। इस समय दिवाली है, दशहरा है, त्योहार का दिन है, नाटक कौन देखने आएगा? इस समय मार्च है, अप्रैल है, बच्चों के एग्जाम है, इन दिनों क्या करना? इन दिनों गर्मी है, इन दिनों लोग बच्चे वर्कशॉप में बिजी होंगे, इन दिनों में नाटक क्या करना? कुल मिलाकर नाटक के 2-4 महीने ही रह जाते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच में। उसके बाद सर्दी खत्म हुई तो कोई अप्रैल, मई के बीच के ऐसे 4-6 महीने। तो हमने
पूरे साल को अपने कालखंड के हिसाब से, सीजन के हिसाब से बदला। वह समय चुना कि जब लोग कहते कि यहाँ नहीं हो सकता, विंटर फेस्टिवल में अथाह की सर्दी ठुठरती। कई बार तो ऐसा हुआ कि दादा प्रबीर गुहा का शो था और फॉग के कारण ट्रेन लेट होगी। उन्होंने उसी दिन शाम को पहुंचना था, जिस दिन मंचन था सुबह पहुंचना था 12 बजे या 10 बजे के करीब, और वह फॉग के कारण जो है ट्रेन डिरेल हो गई, लेट हो गई, और वह पहुंचने में हमें लगा कि अब नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमने स्टैंड बाय अपने किसी और दूसरे नाटक की भी तैयारी करके रखी, लेकिन वह मालूम हुआ कि 5 बजे तक वह अंबाला स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। तो हमने कहा कि समय नहीं रहेगा, आप ट्रेन के बीच में ही जो है तैयार होना शुरू हो जाइए। वह ट्रेन में तैयार हुए, प्रबीर गुहा की पूरी टीम जैसे ही स्टेशन से उतरी सीधा एडिटोरियम में, और 5-10 मिनट हम लेट थे, नाटक वही हुआ। क्या तो बात, ऐसी परिस्थिति। ये सिर्फ रंगमंच में संभव है और कहीं नहीं। क्या बात, क्या बात। तो फिर हमने कहा कि पूरे साल भर को हम अपने सीजन के हिसाब से करें। फरवरी में हमने बसंत थिएटर फेस्टिवल शुरू कर दिया, बसंत का दिन होता है, बसंत थिएटर फेस्टिवल शुरू किया। अप्रैल में हमने जो है बैसाखी होती है, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा त्योहार होता है, और वह बैसाखी थिएटर फेस्टिवल। मई जून में गर्मी होती है, इसलिए हमने समर फेस्टिवल शुरू कर दिया है। और जो है सितंबर अक्टूबर में हमने दूसरा जो है अदर स्टेट का या होम प्रोडक्शन का फेस्टिवल शुरू कर दिया, जिसमें सब वनगियां आ जाएंगी, संगीत की भी आ जाए, और इस तरह फेस्टिवल शुरू। और दिसंबर जनवरी में विंटर फेस्टिवल। तो पूरे साल को हमने, जहां ये कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, तो हमने उस साल को अपने हिसाब से, अपने थिएटर के हिसाब से बांटा और काम करना शुरू कर दिया। अब उस थिएटर फेस्टिवल लिमिटेड बजट के साथ, क्योंकि यह भी इसका अब किस तरह से इसका आयोजन, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में खासतौर पे सभी रंगकर्मियों के लिए यह एक जरूरी है कि हम किस तरह से रंगमंच करें। हम सिर्फ और सिर्फ जब सोचते हैं कि सरकार के माध्यम से, सरकार नहीं करती, हम क्या करें, हमने तो ये किया है, हमने तो वो किया है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस सब कुछ करने के पीछे जब हम दोष दूसरे को दे देते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ काम रुक जाता है। जो काम हमें करना चाहिए, वो हम सोच रहे हैं कि यह काम तो कोई दूसरा करे। इसकी प्रेरणा हमें मिलती है जिस रंगमंच की मैं बात करता हूँ कि पारसी रंगमंच 1850 से अगर 1950 साल तक, 100 साल तक जीवित रहा, क्या उसमें खर्च नहीं होता था? क्या अंग्रेज सरकार चलाती थी उसे? अंग्रेज सरकार तो बैन करती थी। अंग्रेज सरकार ने ही उसके ऊपर बैन लगाया था। एक नाटक के ऊपर छपिए हुआ था कि वो नील के ऊपर था, नील उत्पादन के ऊपर जो था कि इस नाटक की जो पहले स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो ये सारा तो हमने ये प्रेरणा उससे ली। दूसरा एक प्रेरणा का जो हमें सोर्स जो बना, वह ये था कि हर जगह हिंदुस्तान के बीच में, हर शहर में, हर गांव में रामलीला आज भी होती है। आपके तो यहाँ की रामलीला दुनिया देखने के लिए आती है दूर से। क्या इसके लिए कभी कोई सरकार का आयोजन रहता है? ये कैसे होता है? हर साल उन्हीं नियमित दिनों के बीच में कैसे वही रंगमंच बन जाता है, वही लाइट्स आ जाती है, वही कॉस्ट्यूम आ जाती है, वही सब कुछ आ जाता है? क्या कारण है? हमें लगा कि हमें अपना एक दर्शक तो चाहिए। जब हम सरकारी संस्थान के, आप देखते होंगे या आप कभी भी करने जाओगे, खूब पब्लिसिटी
प्रिंटेड पब्लिसिटी के बाद भी आपको दर्शक नहीं मिले। लेकिन जब आप इस माध्यम से करोगे, आपको आपका खुदा, आपका भगवान, आपका दोस्त, आपका सहायक, वह दर्शक आपके साथ खड़ा होगा। उसे पता होना चाहिए कि आप साफ नीति के साथ, साफ नियत के साथ रंगमंच कर रहे हो, और उस रंगमंच के माध्यम से आप समाज को एक नई दिशा दशा की ओर प्रेरित करते हो, तो वह आपके साथ खड़ा हो। तो सामूहिक सहभागिता दे रहे हैं ना आप। हाँ, सामूहिक सहभागिता हो रही है इतने बड़े आयोजन में, सबका उसमें हाथ लग रहा है। आप कोई भंडारा करते हैं, कोई ऐसा धार्मिक वो कुछ क्रियाकलाप करते, तो जैसे उसमें एक आहुति दी जाती है, हर आदमी अपने श्रेय को देता है, वैसे ही तो ये एक कलेक्टिव आर्ट तो है ना। तो इस तरह जो आप पद्धति बता रही, यही तो सोच में खामी है लोगों के। हम आश्रित होने की बात सोचते हैं ना हमेशा, की कहीं से प्रदत्त हो जाए, कहीं से हमें दान मिल जाए, तो लेकिन इस तरह की कवायद नहीं की है लोगों ने। वैभव जी, बढ़िया बात। जैसे अभी आपने ये बात की, आपकी इसी बात को और आपके माध्यम से सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। ये 30 दिन का जो फेस्टिवल होता है, इसमें कम से कम अभी मेरा लक्ष्य है कि वो 30 दिन ऐसा हो, भंडारा हो नाटक के बाद। अभी हम 5 या 7 दिन कर पाते हैं सभी दर्शकों के लिए। सभी दर्शकों के लिए भी आपने घर खाना नहीं खाना, यहीं पर सबका प्रबंध किया हुआ है, और वह खाना एक बार गुरुद्वारे से बनकर आता है, अच्छा खाना। एक बार हमारे यहाँ मठ मंदिर है, वहां से बनकर आता है, और वह सबके लिए लंगर होता है। वह इतना होता है, बचने के बाद हमें वह पीजीआई में या किसी और जगह के ऊपर वह बांट कर आना पड़ता है, इसे फेंकना नहीं। और मेरी ये प्रयास है कि वह 30 दिन तक ऐसा चले। तो इसके ऊपर भी हम लगे हुए, इस तरह लगे हुए अपने दर्शक के लिए। हमारा जो दर्शक है बड़ा प्रबुद्ध है। आज के समय में अगर हम बात करें कि इस 20-25 वर्ष के बीच में जितना प्रबुद्ध दर्शक चंडीगढ़ का है, या वो सबको सहता है, सबको बर्दाश्त करता है, नए को भी, प्रयोग को भी, पुराने को भी, अच्छे को भी, बुरे को भी एप्रिशिएट करता है। उसे अब पता चल गया कि इनके पीछे कितना संघर्ष, इन कलाकारों के पीछे, इनके रंग कर्म में कितनी एक संघर्ष का अत्यंत समुद्र है। ये किस तरह से विपरीत हवा के ऊपर अपनी उड़ान भरते हैं, ये किस तरह विपरीत पानी की धार के ऊपर तैरना चाहते हैं, या तैरते हैं, या अपनी नाव बीच में से निकाल कर लाते हैं। एक अद्भुत कमाल। और इस प्रयास को हमने स्कूल्स के साथ जोड़ा। अभी तो जो एनसीईआरटी के माध्यम से स्कूल्स के बीच में ये वोकेशनल सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन अभी भी ये एक शिकायत रहती है कि सबके पास स्कूल्स में ड्राइंग का टीचर है, म्यूजिक का टीचर है, तो वह सोचते हैं कि थिएटर का टीचर क्यों हो, यही लोग करवा देंगे है? या ये एक प्रयास मुझे विफल रहा। लेकिन हमने यह भी प्रयास किया अपने शहर में, जिन स्कूल के साथ हमारी कनेक्टिविटी बनी, उन स्कूल्स के बीच में हमने अपना थिएटर का टीचर भी रखवा दिया। उसकी सैलरी जितनी भी है उसको अफोर्डेबल है, वह जाता है वहाँ, तैयार करवाता है, वर्कशॉप लगाता है, हर क्लास के माध्यम से करता है। तो इसका भी एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। मुझे लगता है कि ये जो टीएफटी के माध्यम से हमने किया, तो ये एक अच्छा हमारा, मुझे लगता है कि प्रयास ये चल रहा है, ये निरंतर चल रहा है। कुल मिलाकर
पिछले हम मानते हैं कि टीएफटी के माध्यम से 88 से लेकर आज तक हम लगातार निरंतर जो है काम करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं, आप यकीन माने, सरकारी कर्मचारी या कोई और कर्मचारी उसकी रविवार की छुट्टी होती होगी, सैटरडे संडे की छुट्टी होती होगी, कोई छुट्टी होगी। हमारे तो दिवाली दशहरे की भी छुट्टी नहीं होती। उस दिन भी हम शाम को 2 घंटे मिलते हैं, मिठाई खाते हैं। छुट्टी वाले दिन अपना जो सामान बना हुआ है उसकी साफ-सफाई करते हैं। सब लोग एक टीम के माध्यम से काम करते हैं और इसलिए उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, क्योंकि वह आप सब लोगों ने, पूरी आपकी बीएनए टीम ने वहाँ देखा हुआ है काम हुए, और किस तरह की सहभागिता हर एक की रहती है, किस तरह की वर्कशॉप में रहता है। तो उसका मुझे लगता है कि आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि हम इस काम को करने का एक प्रयास करते हैं, एक कोशिश करते हैं। तो ये तो एक मुझे लगता है कि हमने, और एक और बात देखिए, आज पूरे देश का आप आकलन कीजिए, जहाँ आपको लगता है कि रंगमंच बहुत अच्छा हो, वहाँ आप कैलकुलेट कीजिए कि साल में कितने नाट्योत्सव होते हैं वहाँ। किसी जगह मैं 4-5 तो मैंने अपने टीएफटी के ही गिना दिए। उसके अलावा और संस्थानों के बीच में सरकार, गैर सरकारी, एनजेडसीसी, सबके अलग-अलग संस्थाओं को मिलाओ। साल में 12 महीने हैं और 36 से लेकर 40 फेस्टिवल हर साल होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई और स्थान ऐसा हो जहां पर इतना फेस्टिवल होता हो, इतना लगातार होता हो। इन कम सालों में, 32 सालों में हम जो है लगभग जो है 38 जो है थिएटर फेस्टिवल का आयोजन हम कर चुके हैं पीएफटी के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से। और नए लोगों को जगह देनी, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देना, जो पास आउट हो गए उनके लिए भी 1 साल के लिए वह भी आए, प्रैक्टिकल तौर के ऊपर काम करें। अगर उन्होंने फील्ड में काम करना है, रंगमंच में काम फील्ड में अगर करना है तो करें। खूब जगह है, वह इस शहर को छोड़कर भी जा सकते हैं, अपने गाँव में जाकर कर सकते हैं, अपने शहर में जाकर कर सकते हैं, क्योंकि वह वहाँ के पायनियर होंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं कर रहा होगा। इससे क्या होगा कि रंगमंच का विकास होगा। और फिर दूसरे अगर कोई सर्विस वाले हैं, क्योंकि प्रोफ़ेशन उनका कोई और है, जिसे हम शौकिया कहते हैं, क्योंकि रोज़ी-रोटी यहाँ पर नहीं मिलती, रोज़ी-रोटी के लिए कहीं और करते हैं, तो शाम को वह लोग भी 5 बजे आ जाते हैं। अब आने वाले समय में एक और, अभी शुरू नहीं हुआ, वो होगा अगले 1 या 2 साल के बीच में, कि अल्टरनेटर जो है उसका, अल्टरनेटिव थिएटर के एक स्पेस को ढूँढना। अगर आप चंडीगढ़ आए हैं, तो आप देखेंगे कि यह एक शहर नहीं 3 शहर हैं, कि इसके साथ पंजाब का बिल्कुल साथ लगती दीवार मोहाली की है, और साथ लगती बिल्कुल शहर का घर जो है वो हरियाणा पंचकूला का है। इसलिए हम इस शहर को ट्राई सिटी भी बोलते हैं। और इस ट्राई सिटी के चारों तरफ आजकल जो सोसाइटीज मल्टी स्टोरीज बन रही हैं, और जिस एक-एक स्टोरी के बीच में, एक-एक मल्टी स्टोरी के बीच में जहाँ पर 400-500 लोगों के घर हैं, तो उसको मैं जो है दर्शक गिनता हूँ कि वह 1000 दर्शक वहाँ बैठा है इस जगह पे। और मुझे ऐसा लगता है, या मैं, मेरा अपना विचार है कि मुझे दुनिया भर में कहीं मौका मिला, गया हूँ, लेकिन मेरे पास चंडीगढ़ में जो इतना काम करने के लिए है कि मुझे आखिरी श्वास भी कम पड़ जाए।
एक तो मैंने आपसे बताया कि मैं कोई भी नाटक है उसको जो अच्छा कमिटमेंट के साथ चल रहा है तो 100 से कम तो उसका मतलब ही नहीं है। जैसे कोर्ट मार्शल की हमने बात की कि एक साल में वह 225 दिन लगातार हुआ, अब तक उसके 500 से ज्यादा मंचन हो चुके हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या है कि मुझे एडिटोरियम एक है, दो है, उस पे बर्डन है, उसके ऊपर खर्च जो है वो ज्यादा कई बार होता है। तो उसको तोड़ने के लिए अब जितनी सोसाइटीज, मेरा है कि हम स्पेस को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचे, क्योंकि हमने 99 के ऊपर एक सिंपल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक हेलोजन लाइट के साथ काम शुरू किया था। उसके बाद टेक्निकल तौर के ऊपर बहुत अच्छा मजबूत है, टैगोर थिएटर सब चीजें उपलब्ध हैं वहां पर, एसी से लेकर टेक्निकल तौर के ऊपर सब चीजें वहां पर उपलब्ध हैं। अब उस जगह के ऊपर एक तरह का एक ही वर्ग आता है, या दूसरे वर्ग के लिए वह 50 किलोमीटर ट्रेवल कर कर आना मुश्किल है। तो अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं उन सोसाइटीज के बीच में जाऊंगा। उन सभी सोसाइटीज के जो निचला हिस्सा है वह कार पार्किंग का एरिया होता है, उस एरिया को मेरा अभी मन है कि उसको इस्तेमाल करूंगा। उसके लिए अपने एक प्लेटफॉर्म बनाने की योजना है, वह बनाकर फिर एक अपने ही शहर के बीच चारों तरफ चक्कर लगाऊं। मेरे इस ट्राई सिटी की जो जनसंख्या है वो लगभग 12 लाख है। मुझे अपने अंतिम श्वास तक अपने हिस्से के रंग प्रेमी 10% चाहिए। तो इसका मतलब मुझे 1 लाख तो कम से कम चाहिए। 1 लाख अगर मुझे व्यक्ति चाहिए अपने शहर का, अपने ट्राई सिटी का, जिसके पास मेरा रंगमंच पहुंचे, और वह रंगमंच जो है एक साथ एक व्यक्ति के पास 250 आदमी पहुंच सकते हैं, 300 दर्शक पहुंच सकता है, 400 दर्शक पहुंच सकता है। तो मुझे अगर 1 लाख व्यक्ति तक पहुंचना है और 250 अगर मुझे दर्शक मिलता है तो मुझे 400 दिन लगेंगे एक नाटक का मंचन अपने 1 लाख श्रोताओं के पास पहुंचाने के लिए। अगर मुझे 300 दर्शक मिलता है तो मुझे 333 दिन मिलेंगे उन दर्शकों तक पहुंचने के लिए। अगर मुझे 500 मिलते हैं तो 200 दिन लगेंगे उन दर्शकों तक अपना नाटक पहुंचाने के लिए। कि यानी अगर एक नाटक शुरू करूंगा तो उसकी परिक्रमा करते हुए मुझे इतना समय लगेगा। और इतने समय में पहले मुझे होता था मैंने 70 नाटक कर लिए, अब मुझे 100 कर लेने चाहिए जल्दी। अब एक नाटक का कंटेंट लोगों तक पहुंचे, वह माध्यम डायरेक्ट है, फेस टू फेस है, फेसबुक नहीं है। तो जब हम बिल्कुल समानांतर संवाद करते हैं, उसी को रंगमंच कहते हैं, वही रंगमंचीय कला है। तो उस कला को पहुंचाने के लिए एक नाटक अपने ही शहर में, मुझे नहीं लगता कि मुझे अंतिम श्वास तक भी यह मेरा जो है सपना स्वप्न पूरा होगा और मैं 1 लाख तक पहुंच पाऊं, ऐसी मेरा अपने आप के साथ दृढ़ संकल्प मैंने किया हुआ है। इसके लिए मैं किसी से मतलब मैं सरकार की तरफ देखूं ऐसा नहीं, वह सोसाइटियों के बंधुओं के साथ, उनके साथ संपर्क बनाना और उनको अपने काम के बारे में बताना। काम तो वह तब देखेगा जब उसकी प्रस्तुति होगी, जब उसकी पेशकारी होगी। मेरे पास मेरा एक नाटक का प्रोडक्ट है, मैं इसे आप तक कैसे पहुंचाऊं कि आप सोचेंगे कि यार एक बार तो देख लो, देखने में क्या आपत्ति है।
एक बार आपने दी। ये सपना देखिएगा बहुत जल्द ही पूरा होगा, क्योंकि जिस तरह का आपका समर्पण है, जो जुनून है, जो प्रतिबद्धता आपकी है, और जिस तरह की एक मानसिक तैयारी है, जिस तरह का आपने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है और पूरी ईमानदारी से, तो बहुत जल्द मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई देरी होने वाली है। आपकी कोशिशों का पूरा नतीजा निकलेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद वैभव जी, आप लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, सबका ऐसा आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि जो रंगमंच है वास्तव में यह एक साधना है, यह एक जुनून है, या इसे कुछ लोग पागलपन भी बोल देते हैं। तो ये है, ये कबीर की फकीरी है, ये फरीद की फकीरी है, ये गुरु नानक की फकीरी है, ये सूरदास की फकीरी है। इसका जो जब आनंद आ गया फिर सब कुछ पीछे। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे युवा लोग भी आते हैं। अब उन सब की देखिए कितनी स्वाभाविक परेशानी है। पहली बात, जब यूथ फेस्टिवल में वह एक्ट करते हैं, अभिनय में आते हैं, उसके बाद कोई बेस्ट एक्टर आ जाता है, तब उसे पता चलता है अच्छा यार मैंने तो अभिनय में जाना है। अच्छा, इसके लिए यहाँ यहाँ प्रशिक्षण है, यहाँ यहाँ ये कोर्स है, यहाँ यहाँ ऐसे थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं। जब आदमी ऐसा सोचता है तो 20-22 साल का हो चुका होता है, या 2-4 और साल सीखने का समय हुआ, तो घर वालों का प्रेशर होता है भैया कुछ काम करो, तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारे बच्चे होंगे तो हम पोता पोतियों के साथ खेलेंगे। तो यह चाहे वह मेल है चाहे फीमेल है, सच यही प्रोसेस चलता है। अब उन सबके मन में तो जल्दी होती है कि हम यह सब कुछ जल्दी में कर लें। हमारे पास हमारे माता पिता ने समय दे दिया 30 साल तक का, 29 साल तक का, 28 साल तक का, हमारे पास उनके पास लक्ष्य क्या है, समय है निश्चित, 5 साल 7 साल। तो उसमें बहुत सारे फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। तो मेरा सबसे पहला काम उनके साथ काउंसलिंग का इसलिए होता है कि इस कला में डूबिए, इस कला में रहिए, अंत समय तक रहिए, इससे बेहतर कोई नहीं है। क्योंकि जो कला है ये एक मोक्ष का रास्ता है, भगवान की प्राप्ति का है, खुदा को हासिल करने का है। चाहे वह माध्यम गायन का हो, वह चित्रकला का हो, चाहे कोई भी हो। अगर आप गुरु नानक के हाथ में रबाब क्यों है, कृष्ण के हाथ में बंसरी क्यों है, शंकर के हाथ में डमरू क्यों है, तो अगर आप देखेंगे तो यह कला ही है। या सरस्वती के हाथ में वीणा क्यों है, जो ज्ञान की देवी है, तो ज्ञान की देवी जो है वह कला है। आपको ज्ञान चाहिए, धीरे धीरे वे मन माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हुई। इस बात को जानिए। मेरे गुरुजी राजविचारिया जी हमेशा कहते थे, ये आग का दरिया है और डूब हाँ, के डूब जाना डूब के जाना है। बिल्कुल सही से, बिल्कुल सही बात है। और यदि आपको इसका आनंद आना शुरू हो, अब आप देखिए, हर मैं कहता हूं मैं शौकिया हूं, और मैं बड़े गर्व से कहता हूं, क्योंकि मेरा जो शौक है वो कोई सस्ता नहीं है, इसे कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि यदि आपका शौक शाम को किसी भी चीज का है, कला की किसी भी फील्ड को छोड़कर बाकी दुनिया के सब शौक एक तरफ रख लें, चाहे आपको शतरंज खेलने का है,
चाहे पत्ते खेलने का है, चाहे कुछ खाने का है, चाहे कुछ पीने का है, वो पीने की चाहे कोई भी पेयजल हो, अच्छा हो, बुरा हो, तो सब में आपका खर्च है। लेकिन ये इतना खर्चीला है जिसका दिखाई नहीं देता। ये वैसा खेल है जिस तरह से महंगा खेल, कि जिस तरह से व्यक्ति कोई पोलो ग्राउंड में घोड़े के ऊपर बैठकर नीचे स्टिक से बॉल को खेलता है, ये उस तरह का प्ले है, खेल है, इतना महंगा। इसलिए ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता और यह करने का साहस नहीं कर पाता। इसलिए जब आपको इसका आनंद आना शुरू हो जाएगा, आप एक्टर बनना आपके भाग्य में है तो आप बनोगे, अभिनेता अच्छे बनोगे, अच्छे निर्देशक बनेगे, अच्छे इंसान तो बनोगे ही, ये तो क्लियर कट है। और जितनी समस्या हम हर नाटक में फेस करते हैं, जीवन में इतनी समस्या कभी आती नहीं। हमें तो हर 3 महीने बाद वह समस्या आती। तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ऐसा एक विकास होगा कि जीवन की कोई भी हर्डल जो है, कोई भी जो बाधा है, वह रंगमंच की बाधा से बहुत बहुत छोटी हो। आप उसे बहुत हंसते हुए जो है पार कर जाओगे। हर व्यक्ति कहेगा यार ये बंदा टैलेंटेड है, इससे पूछो, तू आगे लग भाई, हम पीछे, क्योंकि उसमें अपने आप टीम लीडर की क्वालिटी आ गई। अपने आप ही उसके बोलने की स्पीच से, संवाद से, उसके विजन से यह सब क्लियर हो गया। जो ये तो नहीं पता, लेकिन अगर वह व्यक्ति अगर आईएएस बनता है तो वो अच्छा बनेगा, आईपीएस बनता है तो अच्छा बनेगा, एक क्लर्क बनता है तो अच्छा बनेगा, एक चौकीदार बनता है तो वह अच्छा बनेगा। वह कोई भी दुनिया का काम जो है, वह छोटे से बड़ा, वह सब रंगमंच सिखाता है। एक दिन आप राजा बने, अगले दिन आप जो है स्वीपर बने हो, जमादार बने हो, हैं, या कोई भी कोई ऐसा शब्द ना हो, किसी को आपत्ति ना हो अगर मैंने ऐसा शब्द भी कहा, तो यानी जिसे कोई ऊंचा नीचा काम बोलते हैं, तो वह काम जो हम करते हैं, इस रंगमंच पे हम सब पात्रों का अभिनय करते हैं। तो इसलिए उस पात्र की इतनी क्षमता बन जाती है, उस चरित्र की इतनी क्षमता बन जाती है कि मेरे हिसाब से वह जीवन में कभी भी असफल नहीं रहे। अगर फिर एक आध का सवाल ये था कि सर हमने ऐसा किया है तो हम इसके बारे में ना सोचें, प्रोफेशन के बारे में, तो फिर उनको क्लियर ये कहता हूँ, देखो नसीर आज भी नाटक करता है, सतीश कौशिक हमारे फेस्टिवल में डेथ ऑफ सेल्समैन लेकर आया, सीमा बिस्वास, ये सब थे। फिल्म करते हैं, रंगमंच भी करते हैं, वहां से अर्न करते हैं, यहाँ खर्च करते हैं। यहाँ हो सकता है सेलिब्रिटी के नाम पर उनको कुछ पे भी कर देते हो, कुछ अच्छी कंपनी पे कर देती हो, लेकिन वह भी उनको भी पता है कि उतना पे नहीं करते जितना फिल्म में उनको करते हो। तो अगर आपको लगता है कि उस तरफ अगर आप जाना चाहते हो तो वहां जाओ। यह एक ट्रेनिंग का अगर आप माध्यम मानते हो तब भी कोई आपत्ति नहीं। हमारा जो काम है, रंगमंच को जो चलाना है, यह आसान सरल नहीं है। इसलिए अभी तक मेरा अपना जो है अनुभव है कि मैं आज तक, मुझे 40 बरस हो गए यह सोचते हुए कि मैं रंगमंच के ऊपर निर्भर होना चाहिए, मुझे अभी तक नहीं हो पाया। ये मेरी अपने आप को लगता है कि असफलता है। लेकिन मैं इसको दूसरे ओर पे मानता हूं कि मैं लगातार निरंतर तो कर रहा हूं। मेरे दिमाग में मनोवैज्ञानिक कोई प्रेशर तो नहीं है। मेरा परिवार मुझे हेल्प तो करता है। मेरे बच्चे साथ खड़े होते हैं, कोई डॉक्टर है, बच्चा बेटी डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर है, और वह सब साथ खड़े होते हैं। ये उनको भी लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा यज्ञ है, ये बहुत बड़ी साधना है, और इसमें जितनी सामूहिक आहुतियां डलती जाएं उतना विशाल वैभव की यज्ञ होता जाएगा। वैभव जी,
ऐसी एक मुझे लगता है कोशिश मैं लगातार करता हूँ। और मेरा ना थकने का कारण ये है कि मुझे ऊर्जा प्राप्त होती रहती है सब लोगों के साथ। अब हमारे पास जितने भी, अगर भारत रंग महोत्सव का सैटेलाइट फेस्टिवल था, वो मुझे करवाने का अवसर मिला। थिएटर ओलंपियाड 2018 का जो था, वो मुझे चंडीगढ़ में करवाने का अवसर मिला। और इसलिए कि वह सबको पता है कि अच्छे ढंग से हम इसे अपना सकते हैं, कर सकते हैं, जिसे अपनाने में सरकारों को भी कठिनाई हो। ये इतना सरल अपने आप जो है अनुभव से होता जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रंगमंच है वह प्रैक्टिकल फील्ड है। यह अनुभव के साथ आता है, बार-बार रिहर्सल के साथ, परिश्रम के साथ आता है। तो यही इसकी सच्चाई है, यही इसकी प्योरिटी है। जी यहाँ रोकूंगा कि क्योंकि इतने बड़े आयोजन एक, क्योंकि आपकी बातों से लगा कि ये व्यवस्था का जो आपका एक अनुभव है, इतने बड़े बड़े आयोजन, इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स, नाटक, बतौर डायरेक्टर, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एक इस तरह की विसंगतियों के साथ कि मतलब एक अलग विचारधारा या अलग एक उपादान के साथ जब आप अभिनय के उस पे आते हैं, तो क्योंकि ये देखिए एक बतौर निर्देशक अपने आप को अभिनेता में ढालना, एक व्यवस्थापक का अभिनेता में ढालना, मतलब वो मुझे लगता है कि जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन आपका एक बतौर अभिनेता का है, वो कैसे निकाल के आप जाते होंगे, मुझे लगता है कि वो जानना बहुत ही, मतलब सबके लिए बहुत ही अनिवार्य होगा कि एक व्यवस्थापक अपने आप को कैसे किसी चरित्र के लिए निकाल पाता होगा, अपना समय, अपना वो फोकस, अपना कंसंट्रेशन, वो जानना हम लोगों के लिए ज्यादा हितकारी होगा। बड़ी अच्छी बात है वैभव जी, क्योंकि इस सारे सिस्टम में या जीवन का कोई भी सिस्टम है, उसमें इम्पोर्टेंट है आपकी टाइम मैनेजमेंट। उस समय को आप किस तरह से सदुपयोग करते हो। अब बतौर एक ऑर्गेनाइजर के तौर के ऊपर कौन सी टीम आ रही है, कौन सी जा रही है, किसकी फ्लाइट होगी, किसकी ट्रेन आनी है, किसकी रह गई, ये एक अलग प्रोसेस है। और दूसरा, जब आप डायरेक्शन के बीच में आ जाते हो, तो उसमें आपने समय देना, वह भी मुझे लगता है कि आप टोटलिटी में देख रहे होते हो, तो उसमें कोई ना कोई आपको असिस्ट करने वाला भी व्यक्ति रहता है। लेकिन जब आप खुद एक्ट करते हो और उस कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने का जो समय है, वो बहुत कम रहता है और यही अभ्यास हो जाता है। शुरू में के दौर में हम भी वही प्रोसेस अपनाते थे। नाटक है, नाटक को कंसंट्रेट करने के लिए किसी साइलेंस जोन में चले गए, फलाना हो गए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई बात नहीं, उड़ान लेते थे। वो जो उड़ान ली हुई है, उसकी तो प्रैक्टिस होगी ना, वह अभ्यास चल चुका। अब ये मुझे समझ में नहीं था इसका कि इसका एकदम यार मैं मुझे लगता है कि मैं कई बार ये नाटक शुरू होने से पहले, पर्दा उठने से पहले किसी ने पूछ लिया कि ये कहाँ है सर, या प्रेस नोट है, एकदम डिस्टर्ब। बड़ा दिलचस्प वाकया है। डेथ ऑफ सेल्समैन जो का नाटक था, सतीश कौशिक भी आप भी एक्ट कर रहे थे, सीमा विश्वास थी, सारे थे। तो जो हमने उनके साथ पेमेंट तय की थी एडमिनिस्ट्रेशन को बीच में डालकर, और जो हमने कहा था कि इतना परसेंट एडवांस आपके पास पहुंचा देंगे, वह नहीं पहुंचाया। वह सरकारी तौर के ऊपर फाइलों के ऊपर नीचे होने तक नहीं पहुंचा। वह टीम आ गई, तैयार है, नाटक होने में 6:30 बजे नाटक का समय है। तो उन्होंने
3 बजे मुझे पूछा सतीश जी ने, सुरेश भाई वो कुछ आप बता रहे थे कि पहले आप कुछ होने वाला, अभी तक आए नहीं, हम कल रात के आए हुए हैं। मैंने कहा होम सेक्रेटरी साहब अभी आने वाले हैं, वो आपसे मिलने। 5 बजे उन्होंने फिर मुझे अलर्ट किया। उनकी सहजता की बात कर रहा हूँ। नाटक उन्होंने मेन लीड में करना है। तो 5 बजे फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं, हमारी चीज सब कुछ है। तो आप जो कमिटमेंट है वह पूरी कर ली। नाटक हम तब शुरू करेंगे कि कुछ ने आज रात को चले जाना है, कुछ ने कल चले जाना है, हम कहाँ चंडीगढ़ आपके पास आएंगे। बड़ी सहजता के साथ उन्होंने की। ये भी लगा यार ये बड़े कमर्शियल व्यक्ति हैं, ये है प्रोफेशनलिज्म। खैर नाटक शुरू होने से मैंने ऊपर यह संदेश भिजवा दिया कि नाटक तब शुरू होगा जब आप ऐसा जो हमने कमिट किया है, जो इन रिटर्न कमिट किया है, उसे हम पूरा करेंगे। तो वो हुआ। उन्होंने वो नाटक किया। नाटक इतना दमदार, उनका खुद का भी नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि ये व्यक्ति मुझे अगर कोई नाटक से पहले, पर्दा उठने से पहले अगर ये बोल दे कि भैया प्रेस नोट दे दे, तो मैं कैरेक्टर से बाहर हो जाता था। और ये व्यक्ति, इसे इतनी टेंशन है कि अभी मिला ना मिला, मैंने इसकी व्यवस्था करनी है, पेमेंट करनी है, बाय एयर आया हूँ, जाना है, तो ये नाटक कैसे कर रहा है। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति मेरी प्रेरणा का बहुत स्रोत, उसने मुझे बहुत डेवलप किया। ये वो काम अपनी जगह है, वो दूसरा काम है। जब तू रंगमंच पे आ गया, एक डायलॉग शुरू हो गया, तो तेरे फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल, वो तुम्हारे उस पात्र को ही तो लॉक करती है ना। तो तीसरी बेल पे तूने ऑन स्टेज होना है और वह पात्र तेरे बीच में होना चाहिए। तो ये एक प्रयास मुझे लगता है कि वो उड़ान वाली, और मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा मेरा ये अनुभव, मुझे लगता है कि मुझे ये प्रेरणा देता है, और मुझे लगता है कि इसके कारण मुझे एक खोज करने का या अपने आप को अपने में ढूंढने का एक अवसर मिला। बहुत सुंदर बातें हुई सुदेश जी। मतलब दिल तो यही चाह रहा है कि ये बातें अनवरत चलती रहें। तो बहुत ही अनोखी बातें, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई, जो भी आपने अनुभव साझा किया, हम उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और बहुत सुंदर लगा, बहुत आनंद आया। तो मैं भारतीय नाट्य अकादमी की तरफ से, इस रंगनाथ मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी समस्त टीम का, रविशंकर खरे अध्यक्ष जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर